विसल ब्लोइंग वाले पॉइंट पर थे। हमने क्या कहा था कि अगर इंस्पेक्शन के ड्यूरेशन में कोई पार्टनर या एम्प्लॉय, मतलब कोई पार्टनर अगर बता देता है कि जो है हमारे यहाँ क्या क्या घोटाले हो रहे हैं, तो कोर्ट उसकी पेनल्टीज को क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है और वेव ऑफ भी कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, ए बी और सी तीन पार्टनर हैं एक एलएलपी में, और ए ने जाके इस एलएलपी में कुछ घोटाले हो रहे थे, इसको जाके ए ने बता दिया। अब घोटाले हो रहे थे, फ्रॉड हो रहा था, इसलिए तीनों पर्सनल लायबल भी होने थे। अगर फ्रॉड होता है तो तीनों पर्सनल लायबल भी होने थे। या ऐसे मानो बी ने कुछ काम किया था, बी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। लिमिटेड लायबिलिटी डज नॉट मीन नो लायबिलिटी। बी ने जो काम किया उसके लिए बी जिम्मेदार है, सी ने जो काम किया उसके लिए सी जिम्मेदार है, ए ने जो काम किया ए जिम्मेदार है। बाकी कुछ घोटाला भी होता है, ए ने बता दिया अथॉरिटीज को कि कुछ घोटाला हो रहा है, कोर्ट क्या करेगा, ए के ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो पेनल्टी क्या कर सकता है, वेव कर सकता है। क्या ए की लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, ए की जो अपनी लायबिलिटी बनती है क्या वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने बता दिया है जाके? बताइए आपको क्या लगता है? नो। तो जरा ये 2 पॉइंट में 1 और 2 पर हमारा नेट भाग गया था। 2 पॉइंट यही बताना था हमें। 1 क्या कह रहा है कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल रिड्यूस कर सकता है, वेव कर सकता है, सिर्फ क्या पॉइंट, पेनल्टी। No partner or employee of any LLP may be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed, or in any other manner discriminated against the terms and condition of his LLP or employment merely because of his providing। यानी कोई भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा, ना उसकी लाइबिलिटी सस्पेंड की जाएगी, सिर्फ इस बात को लेके कि साहब उसने सबसेक्शन 1 की बात पूरी कर ली है। तो अगर वो अपनी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स या कंडीशन या एलएलपी की टर्म्स एंड कंडीशन से गवर्न है तो वो तो गवर्न रहेगा ही, सिर्फ क्या चीज डिस्चार्ज होगी, पेनल्टी। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है जिसके लिए वो लायबल हो रहा है वो वैसा ही रहेगा। प्लीज ये समझने की कोशिश करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज जो मैं फास्ट ट्रैक लेक्चर दूंगा उसको सुन लोगे तो एलएलपी बेस्ट तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए बच्चों? फर्स्ट पॉइंट में पेनल्टी वेव हो जाएगी, एंड सेकंड पॉइंट में कह रहा है लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई लायबिलिटी है तो वो डिस्चार्ज नहीं होगी। कोई भी पार्टनर उससे डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटेंड, हरास, ये सब कुछ नहीं होगा अगर टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ एलएलपी या एम्प्लॉयमेंट में है। और विसल ब्लोअर कौन हो सकता है? सिर्फ पार्टनर या कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जरा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 सेक्शंस पर। पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। सबसे पहला है सेक्शन 22। 22 कहता है पार्टनर कौन होता, एलिजिबिलिटी, आप पार्टनर कैसे होंगे, एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर। पार्टनर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? पार्टनर होने के लिए एलिजिबिलिटी है कि आप जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उन्हें एज ए पार्टनर साइन कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपना नाम लिख दें, प्लस एलएलपी एग्रीमेंट में आपका नाम होना चाहिए। तो देखिए सेक्शन 22, एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर। आपको पार्टनर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इट्स पार्टनर, वो पार्टनर होगा। एंड एनी अदर पर्सन, और कोई पर्सन भी हो सकता है सर, सब्सक्राइबर के अलावा भी हो सकता है भाई इनकॉर्पोरेशन हो गया मेरी एलएलपी का, अब उसके 10 महीने बाद कोई पर्सन आ रहा है तो वो पार्टनर कैसे बनेगा? वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे तो साइन करेगा नहीं, तो वो कैसे बनेगा? एंड एनी अदर पर्सन, कोई और पर्सन भी बन सकता है, मे बिकम अ पार्टनर, कैसे बनेगा? इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट। तो अगर आपको पार्टनर बनना है तो 2 तरीके हैं। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम एज ए पार्टनर जाना चाहिए, एज ए सब्सक्राइबर आप उसको साइन कर दीजिए। सेकंड, अगर जो है उसके बाद बन रहे हैं, आप इनकॉर्पोरेशन के बाद बन रहे हैं तो एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग से आप पार्टनर बन सकते हैं, आपका नाम वहां होना चाहिए।
सेक्शन 22 खत्म। 23 रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। 23 के 4 पार्ट है, 1 2 3 4। कोई भी आगे पीछे नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज 23-1, 23-2, 23-3, 23-4 है। देखिए 23 कहता है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर में वो कहता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, यानी इस एक्ट में अगर कहीं कुछ और प्रोवाइड किया गया हो तो उसको छोड़कर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्ट में अगर कहीं कुछ और कहा गया है तो उसको छोड़कर बाकी हमेशा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर shall be governed by LLP एग्रीमेंट। केवल किससे गवर्न होगी? एग्रीमेंट, LLP एग्रीमेंट से। तो 22(1) क्या कहता है कि पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज किससे गवर्न होंगे? LLP एग्रीमेंट से। और अगर एक्ट में कुछ और कहा गया होगा किसी प्रोविजन में तो वो प्रोविजन वहां लगेगा। अदरवाइज, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मेंशन इन एक्ट, एक्ट में अगर कहीं कुछ और कहा गया है तो उस बात को छोड़कर बाकी सारी जगह पर राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में अगर आपको LLP के पढ़ना है, पार्टनर्स के पढ़ना है, तो वो कहां से गवर्न होंगे? LLP एग्रीमेंट से। पॉइंट नंबर 2, LLP एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस। अगर कुछ भी हुआ है, LLP एग्रीमेंट में कोई चेंज हुआ है तो बताओ क्या करें? चेंज करके अपने पास रख लें या इसको कहीं फाइल करना पड़ेगा? इसको रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा इन सच फॉर्म मैनर, उस फीस के साथ जो प्रिस्क्राइब हो। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। LLP का इनकॉर्पोरेशन होने से पहले, देखिए ऐसा है, अदिति बंसल, एलिजा, अनुज कटारिया, दिशा, फजा, आप सारे लोग आए, आप बोले सर हमें एक LLP बनानी है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने कहा मैं बना दूंगा। हमारे बीच में डील हो गई 10,000 रुपए में। मैंने कहा आप मुझे 10,000 रुपए देंगे, मैं आपकी LLP बना दूंगा। अब LLP बन गई, बनने के बाद मैंने आपसे कहा लाओ 10,000। अब एक बात बताइए, LLP इस एग्रीमेंट के लिए जिम्मेदार होगी या नहीं होगी? क्योंकि एग्रीमेंट उस समय किया आप लोगों ने जिस समय LLP थी नहीं, यानी बिफोर इनकॉर्पोरेशन। आपने मेरे साथ एग्रीमेंट कब किया? बिफोर इनकॉर्पोरेशन। तो वेदर LLP इज लायबल फॉर दिस और नॉट? नहीं होगी। तो क्या मैं पर्सनली सबसे मांगूंगा पैसे? तो कहते हैं LLP ऐसे हर एग्रीमेंट के लिए जो उसके इनकॉर्पोरेशन से पहले हुआ है लायबल हो सकती है अगर सारे पार्टनर उसको रेटिफाई कर दें। An agreement in writing made before the incorporation of LLP between the person who subscribed their names to incorporation, यानी जो पार्टनर बनने वाले, may impose obligation on LLP, ये LLP के ऊपर ऑब्लिगेशन कर देंगे, LLP को देने पड़ेंगे 10,000, प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड, बाद में उसको रेटिफाइड कर दें कौन? सारे पार्टनर्स इनकॉर्पोरेशन के बाद। यानी इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है इन रिलेशन टू LLP और सारे पार्टनर्स उसे रेटिफाई कर देते हैं, और ये इनकॉर्पोरेशन से पहले एग्रीमेंट भी किन लोगों ने किया होना चाहिए? जो प्रपोज सब्सक्राइबर होते हैं। इन दैट केस LLP मे बी लायबल। एंड फोर्थ पॉइंट, अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है LLP एग्रीमेंट, तब क्या होगा? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर चीजें जो डिफाइंड है वो हो जाएंगी। तो सेक्शन 22, पार्टनर कैसे बनेंगे? सर सब्सक्राइबर बन जाएंगे, और अगर उसके बाद बनना है तो LLP एग्रीमेंट से बन जाएंगे। ठीक है। 23 4 बातें कहता है। आपके पार्टनर्स के राइट ड्यूटीज LLP एग्रीमेंट से गवर्न होंगे। सेकंड, अगर कोई भी चेंज होगा LLP एग्रीमेंट में, दैट मस्ट बी फाइल्ड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। थर्ड, अगर कोई एग्रीमेंट हो गया बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP बाय द सब्सक्राइबर, प्रपोज सब्सक्राइबर, देन LLP may be liable if it is ratified by all the partners after incorporation. And fourth, in the absence of LLP agreement, all the terms and conditions mentioned in first schedule would be applicable. 23 हो गया, तो 22 हो गया, 23 हो गया। 24, पार्टनर जा रहा है, सेसेशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर का सेसेशन कैसे हो सकता है? दो तरीके से, या तो वो रिजाइन कर दे या वो डिस्क्वालिफाइड हो जाए। भाई मैं आपकी LLP में नहीं रहना चाहता,
तो मैं रिजाइन करूंगा। सेकंड, मैं डिस्क्वालीफाइड हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया। अनसाउंड माइंड होते ही आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, आपको हटना होगा। सेकंड, मैं इंसॉल्वेंट हो गया। देखिए, इंसॉल्वेंट कहीं पर भी पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपने आप को सॉल्वेंट करने में लग जाएगा, तो एलएलपी की तो हितों के बारे में सोचेगा ही नहीं। तीसरा, किसी की डेथ हो गई तो वो हट जाएगा। तो दो पार्ट्स में बांटा है सेक्शन नंबर 24 को। फर्स्ट, अगर आप खुद रिजाइन कर रहे हैं तो आप सेसेशन हो जाएगा आपका। एंड सेकंड, अगर आपका जो है डिस्क्वालीफाइड हो गए। अगर आप रिजाइन कर रहे हैं तो कम से कम 30 दिन पहले आप एलएलपी को बताइए, कम से कम 30 दिन पहले, नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर आप जो है एलएलपी को इंटीमेट करेंगे दैट आई वांट टू रिजाइन। अच्छा, बस इतने इंटीमेशन से ही रेजिग्नेशन हो जाएगा या एलएलपी को भी कुछ करना पड़ेगा? बताइए देवाशीष, आपको क्या लगता है एलएलपी को भी कुछ करना पड़ेगा, इतने से ही रिजाइन हो जाएगा? बस मैंने बोल दिया मैं रिजाइन कर रहा हूं, रिजाइन। क्या करना पड़ेगा? दुनिया को पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मैं रिजाइन कर गया हूं इस एलएलपी से? तो क्या करे एलएलपी? दुनिया को बताने के लिए क्या करे? रजिस्ट्रार को फाइल करेगी, तो रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। तो इफ आई वांट टू रिजाइन, आई हैव टू गिव माय रेजिग्नेशन एटलीस्ट 30 डेज बिफोर, और फिर 30 दिन लगेंगे मुझे रिजाइन होने में। देन एलएलपी इसका फाइलिंग करेगा विद इन 30 डेज टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दैट मिस्टर गौरव गुप्ता हैज बीन रिजाइन ऑन दिस डेट। नाउ, अगर किसी की डेथ हो गई है तो वो कितने दिन पहले इंफॉर्म करेगा अपनी डेथ से कि मैं एलएलपी का पार्टनर नहीं रहूंगा इस पर्टिकुलर डेट से? उसके लिए कितने दिन पहले बताएगा कि मेरी डेथ हो जाएगी? बताएगा। सेकंड, अगर कोई पागल हो जाएगा तो पागल होने से कितने दिन पहले बताया एलएलपी को कि मैं उस पर्टिकुलर डेट पे पागल होने वाला हूं? नहीं। अनसाउंड माइंड हो गया, वो सॉरी इंसॉल्वेंट हो गया कोई, तो उससे पहले कितने दिन पहले बताए, बोले साहब मैं उस दिन दिवालिया घोषित हो जाऊंगा? ये भी नहीं पता। तो यानी दो पार्ट्स में इसलिए बांटा। अगर मैं रिजाइन कर रहा हूं तो मुझे 30 दिन पहले बताना पड़ेगा कि मैं 1 अक्टूबर से रिजाइन करने वाला हूं, तो उससे 30 दिन पहले मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा, और एलएलपी को मेरी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी लायबिलिटीज वगैरह की, और इंटीमेशन करना पड़ेगा आरओसी को। लेकिन अगर मैं डेथ, अनसाउंड माइंड या इंसॉल्वेंट के चक्कर में हुआ तो सिर्फ एलएलपी की ड्यूटी है कि इट हैज टू इन्फॉर्म टू द आरओसी विद इन 30 डेज। आइए सेक्शन नंबर 24। पर्सन मे सीज, पार्टनर एलएलपी से हट सकता है लेकिन नॉट लेस देन 30 डेज पहले इसे किसे बताना पड़ेगा? इसे किसे बताना पड़ेगा? एलएलपी को और अदर पार्टनर्स को भी अपनी इंटेंशन बतानी पड़ेगी। और पर्सन सीज ऐसे भी कर सकता है डेथ के कारण, अनसाउंड माइंड के कारण, और इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर्ड होने के कारण। एप्लीकेशन दे दे इंसॉल्वेंट होने के लिए या डिक्लेयर्ड हो जाए इंसॉल्वेंट। जब एक पर्सन सीज कर गया टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, यानी अब उसे क्या बोलेंगे जब वो सीज कर गया? फॉर्मर पार्टनर। द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर, यानी मैं अगर रिजाइन कर गया हूं तो भी मैं पार्टनर माना जा सकता हूं। कब? अनलेस द पर्सन हैज नोटिस दैट फॉर्मर पार्टनर हैज सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, यानी अनलेस द पर्सन हैज नोटिस, यानी देखिए मैं रिजाइन कर गया स्टूडेंट्स प्राइड एलएलपी से, और मैं इस समय एलिजा से एग्रीमेंट कर रहा हूं। एलिजा को हमेशा से यह पता था कि गौरव सर स्टूडेंट प्राइड के पार्टनर है। अब मैं एलिजा से आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैंने रिजाइन कर दिया है, एलिजा को इस बारे में कुछ नहीं पता, तो एलिजा आप मुझे फॉर्मर पार्टनर मानोगे या पार्टनर मानोगे? पार्टनर मानोगे। तो ये क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट जरा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी एक फॉर्मर पार्टनर है एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर, ये पार्टनर माना जाएगा जब तक द पर्सन हैज नोटिस, जब तक पर्सन के बाद नोटिस ना हो कि फॉर्मर पार्टनर ने सीज कर दिया एलएलपी। अच्छा, अब क्या मैं आप सबको इंटीमेशन दूंगा कि मैं पार्टनर नहीं रहा? या अगर आरओसी को फाइल हो गए डॉक्यूमेंट तो ये माना जाएगा आपके पास नोटिस है? तो दो ऑप्शन है, या तो हम जिसके साथ एग्रीमेंट कुछ कर रहे हैं उसको
नोटिस नहीं है तो मुझे स्टिल पार्टनर माना जाएगा, या नहीं दिया है हमने किसे, रजिस्ट्रार को, तो मुझे पार्टनर माना जाएगा। और है दोनों में से अगर एक भी काम करते हैं भाई, या तो हम एलिजा को ही बता दें कि मैं पार्टनर नहीं हूं तो ये मुझे फॉर्मर पार्टनर मानेंगे, या मैं आरओसी को डॉक्यूमेंट भेज दूं तो ये मुझे फॉर्मर पार्टनर मानेंगे। अगर मैंने दोनों में से कोई काम नहीं किया है तो ये मुझे क्या मानेंगी, पार्टनर मानेंगे। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ, सेसेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज। अच्छा, मैं सेसेशन हो गया मेरा, तो मैं पुरानी लाइबिलिटीज से भी मुक्त हो जाऊंगा, तो उस समय की लाइबिलिटी वाइल जब मैं पार्टनर था उनके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं सेसेशन कर रहा हूं तो अब मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा या कुछ मिलेगा? ऑन द डेट ऑफ सेसेशन जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट और लॉस है उन सब में मेरी हिस्सेदारी रहेगी। अगर डेथ हो गई है तो मेरे लीगल हायर की हिस्सेदारी रहेगी। तो शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव कौन, पार्टनर या उसका, अगर डेथ या इंसॉल्वेंसी है तो उसका लीगल हायर, पर्सन एंटाइटल्ड। कितना, एन अमाउंट इक्वल टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मर पार्टनर, जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया वो तो लेगा ही लेगा, और जो प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड है वो भी लेगा। भाई कैपिटल मैंने लगाई थी 1 लाख, प्रॉफिट हो गए 100 करोड़, तो 1 लाख तो मैं लूंगा ही लूंगा, 100 करोड़ के प्रॉफिट में जितने का पार्टनर था वो भी लूंगा। किस दिन तक के प्रॉफिट देखे जाएंगे, एट द डेट ऑफ सेसेशन। और अगर डेथ हो गई है, फॉर्मर पार्टनर और पर्सन एंटाइटल्ड टू शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी फॉर्मर शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर द मैन, लेकिन मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा मैनेजमेंट। तो प्लीज 22 पार्टनर कैसे बनेंगे, 23 पार्टनर्स के सारी राइट्स एंड ड्यूटीज कहां देखेंगे, एग्रीमेंट में, उसमें भी 4 पार्ट है। एंड 24 के अंदर 6 पार्ट हैं जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि पार्टनर सीज करेगा। सीज करने में पहला पार्ट है कि आप 30 दिन पहले नोटिस दीजिए। सेकंड पॉइंट है, और 30 दिन पहले नोटिस आप रजिस्ट्रार को नहीं देंगे, आप केवल दूसरे पार्टनर्स को और एलएलपी को देंगे। दूसरा है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है या आप अनसाउंड माइंड हो जाते हैं या आप एप्लीकेशन डाल देते हैं इंसॉल्वेंसी के लिए, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उस केस में भी आप पार्टनर नहीं रहेंगे। इसके अलावा आपको पार्टनर ही माना जाएगा फॉर्मर पार्टनर होने के बाद भी, अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसको आपने नोटिस नहीं दिया, या उसको नोटिस नहीं दिया तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपने आरओसी में फाइल नहीं किया डॉक्यूमेंट तो आपको एग्जिस्टिंग पार्टनर ही माना जाएगा। पुरानी लायबिलिटी से आप मुक्त नहीं होंगे, चौथा पॉइंट। पांचवा, आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बराबर पैसा मिलेगा और जिस दिन सेसेशन कर रहे हैं उस दिन के प्रॉफिट्स में आपका हिस्सा रहेगा। और छठा पॉइंट, आप मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। देन अगर कोई पार्टनर्स में चेंज हो रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, या किसी का एड्रेस चेंज हो रहा है, तो इसका रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन मतलब आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा, सेक्शन 25। कौन करेगा आरओसी को इंटीमेशन, खुद पार्टनर करेगा, एलएलपी करेगी? एलएलपी करेगी। अब एलएलपी को कोई ख्वाब आएगा कि पार्टनर के एड्रेस में क्या चेंज हो गया, अगर एड्रेस में पार्टनर, तो पार्टनर करेगा इन्फॉर्म एलएलपी को 15 दिन के अंदर, विद इन 15 दिन, चेंज के 15 दिन के अंदर। रेजिग्नेशन डेट से 30 दिन पहले देना था, 30 दिन बाद माना जाएगा रेजिग्नेशन, लेकिन चेंज होने के 15 दिन के अंदर हमें एलएलपी को इन्फॉर्म करना है। एंड एलएलपी 30 डेज के अंदर इस चेंज को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी। क्या क्या चेंज, अगर कोई पार्टनर हट गया है या नया आ गया, या अगर कोई उसके नाम या एड्रेस में कोई चेंज हो गया। तो सर नाम में कैसे चेंज होता है, अरे भाई किसी की शादी हो गई, जैसे मेरी वाइफ है रस्तोगी निधि गुप्ता हो गई, निधि रस्तोगी से निधि गुप्ता हो गई, तो ये इंटीमेशन करना पड़ेगा। सर इसका क्या फॉर्म होगा, इसका फॉर्म वो होगा जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करके, मैंने आपको बताया था सारी डॉक्यूमेंट्स में साइन कौन करता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो आरओसी को भेजे जाते हैं साइन करेगा। और इसकी कोई फीस वीस होगी वो भी दी जाएगी। अगर कोई पार्टनर इनकमिंग है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो क्या उससे कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी या बस उसका नाम एड्रेस भेज दें आरओसी के पास, बताइए। वरना तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट प्राइड में मुकेश अंबानी को और टाटा को पार्टनर दिखा दूंगा, कहूंगा ये भी मेरे पार्टनर है, और इनका नाम भेज दूंगा, और इससे इस चीज से खूब फायदा कमाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अगर कोई इनकमिंग पार्टनर है तो इसका स्टेटमेंट, इसकी कंसेंट भी रजिस्ट्रार के पास फाइल होती है। राइट। फोर्थ पॉइंट,
इफ एलएलपी कंट्रावेन्स द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस क्या हैं कि उसको 30 डेज में आरओसी को देना था, अगर उसने नहीं दिए, और एंड ये कह रहे हैं इफ द एलएलपी कंट्रावेन्स द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 द एलएलपी एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्योंकि एलएलपी ने फाइल करना था आरओसी को, लेकिन उसमें साइन किसने करना था? डेजिग्नेटेड पार्टनर ने। तो इन दोनों को फाइन पड़ेगा 2000 से लेके 25,000 तक का। और अगर किसी पार्टनर ने कोई कंट्रावेशन किया, पार्टनर ने कहीं इंटीमेशन देनी थी, हां देनी थी विद इन 15 डेज वाली, अगर उसने यानी सबसेक्शन 1 में कोई कंट्रावेशन किया तो 2000 से 25,000 की पेनल्टी पड़ेगी। अब मान लीजिए मैंने एक एलएलपी से रिजाइन किया है, मैंने एक एलएलपी से रिजाइन किया है, मैंने एलएलपी को बता दिया कि साहब मैंने रिजाइन कर दिया है 30 दिन पहले, एलएलपी मेरा रेजिग्नेशन आरओसी में फाइल ही नहीं कर रही। अब मुझे यह समस्या लग रही है कि रोज के रोज जो लायबिलिटी बढ़ रही है उसमें मेरा हिस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक ये आरओसी के पास नहीं पहुंचेगा तब तक हर आदमी मुझे फॉर्मर पार्टनर नहीं मानेगा, मुझे क्या मानेगा? पार्टनर। मुझे क्या माना जाएगा? पार्टनर। सेक्शन 24 ने बोला है। अरे आप बात समझिए ना, मैंने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करने के बाद मैंने, मेरा काम क्या है? सिर्फ एलएलपी को इन्फॉर्म करना। एलएलपी आरओसी में फाइल ही नहीं कर रही। अब एलिजा अली के साथ अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो ये माना जाएगा, एलिजा तो ये मानेंगी क्योंकि आरओसी में तो गया नहीं, और मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता हूं, एलएलपी कॉन्ट्रैक्ट करती है, मुझे एलिजा का नाम भी नहीं पता, तो एलिजा तो ये मानेंगी कि गौरव गुप्ता इज स्टिल अ पार्टनर, और इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी। संस्कृति के साथ मेरी एलएलपी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आरओसी में संस्कृति जाके चेक करेंगी, वहां जाके चेक होगा मैं पार्टनर आ रहा हूं जबकि मैं रिजाइन कर चुका हूं। ऐसी कंडीशन में मुझे फॉर्मर पार्टनर ना मान के क्या मानेंगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर। उनमें कोई घोटाला हो गया तो मैं लाइबल भी हो जाऊंगा। षष्ठी के साथ भी, श्रेय, सबके साथ हमारी एलएलपी एग्रीमेंट करती है, यश गोस्वामी, प्रांजल, प्रथम, सबके साथ एक एग्रीमेंट्स होते हैं, और मुझे तो पता नहीं इन लोगों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, मैं तो रिजाइन कर चुका, बट मेरा रेजिग्नेशन आरओसी में फाइल नहीं हुआ। एलएलपी ने इन्हें बताया नहीं, गौरव सर ने रिजाइन कर दिया और आरओसी में फाइल नहीं हुआ, तो ये आप लोग क्या मानेंगे मुझे? फॉर्मर पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर? और फिर मैं जिम्मेदार भी हो जाऊंगा, सेक्शन 24 में लिखा है। अब मेरी हवा खराब हो रही है, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एक प्रोविजन दिया है सेक्शन 25(6) में कि मैं जाके आरओसी को ही बोल दूं कि साहब मैंने रिजाइन कर दिया है, आप कंफर्म कर लो। बताइए ऐसा प्रोविजन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अगर नहीं होता तो दिक्कत आती ना। तो मैं जाके आरओसी को बोल सकता हूं मैंने रिजाइन कर दिया, और आरओसी इसकी कंफर्मेशन किससे करेगा? एलएलपी से। और अगर एलएलपी 15 दिन के अंदर जवाब नहीं देती है तो आरओसी मेरा रेजिग्नेशन रजिस्टर्ड कर लेगा। तो एनी पर्सन हु सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी मे हिमसेल्फ फाइल विद द रजिस्ट्रार द नोटिस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट एलएलपी मे नॉट फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार। अगर उसे लगता है रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करेगी तो रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन अ कंफर्मेशन दिस इफेक्ट फ्रॉम एलएलपी। अगर एलएलपी 15 दिन के अंदर कंफर्मेशन नहीं देती है तो यह माना जाएगा कि मैंने रिजाइन कर दिया है। बोलिए कोई डाउट है इसमें? 22, 23, 24, 25 क्लियर? 26 पार्टनर एजेंट है। किसका एजेंट है? दूसरे पार्टनर्स का या एलएलपी का? एलएलपी द एजेंट ऑफ एलएलपी है बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर। 27 लायबिलिटी क्या होंगी? सेक्शन 27 पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी? तो पार्टनर की लायबिलिटी सिर्फ उसके एग्रीड कंट्रीब्यूशन तक होती है, प्लस उसने जो काम किए हैं उनमें उसकी जिम्मेदारी रहेगी। तो कह रहे हैं एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, और एलएलपी जिम्मेदार नहीं है उन सारी चीजों के। इफ द पार्टनर इन फैक्ट है, अगर पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी काम करने की और उसने पर्टिकुलर काम किया, एंड उस पर्सन को भी जानकारी थी, सामने वाले पर्सन को भी जानकारी थी कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है। जरा बात समझिए, मैंने ऑन बिहाफ ऑफ एलएलपी आपके साथ कोई एग्रीमेंट किया जिसकी मेरे पास पावर नहीं है, और आपको भी पता है मेरे पास पावर नहीं है, तो हम दोनों कल्प्रिट हैं इस काम में। अगर आपको कोई नुकसान हो गया तो क्या एलएलपी से आप मांगेंगे, या आपको पता है एलएलपी है ही नहीं इसके लिए लायबल? मैं बियॉन्ड अथॉरिटी काम कर रहा हूं, इस बात की जानकारी आपको भी है, और फिर आपको कोई नुकसान होगा तो आप एलएलपी से मांग ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है क्योंकि हमने आरओसी में फाइल नहीं करा कि हमारी अथॉरिटी क्या क्या है,
आपने तो ये माना डेजिग्नेटेड पार्टनर हूं और मेरी अथॉरिटी क्या क्या है, इसके लिए आपने एलएलपी एग्रीमेंट में भी कुछ नहीं बताया और आरओसी में भी कुछ फाइल नहीं करा। तो आप लोगों ने ये बिलीव करा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो ऑन बिहाफ ऑफ एलएलपी कर रहा हूं, तो ऐसे में एलएलपी इज लायबल। तो एलएलपी केवल किस कंडीशन में बाउंड नहीं होगी, जब पार्टनर बियॉन्ड देयर पावर काम करे और सामने वाले को भी इसकी जानकारी हो। कोई डाउट है इस पॉइंट में? डाउट है तो पूछ लीजिए। लेकिन एलएलपी लायबल हो जाएगी अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट है, ओमिशन ऑन हिज पार्ट है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी विद और विद इट्स अथॉरिटी। अगर कोई हमने रॉन्गफुल काम किया है, कोई ऐसा काम किया है जो विद इन अथॉरिटी किया है, डेजिग्नेटेड पार्टनर ने विद इन अथॉरिटी काम किया है, तो एलएलपी जिम्मेदार होगी। कोई भी ऑब्लिगेशन एलएलपी का के लिए एलएलपी ही जिम्मेदार होगी, पार्टनर जिम्मेदार नहीं होगा। एलएलपी ने कोई एग्रीमेंट किया, उसमें गड़बड़ हो गई तो एलएलपी की एसेट से लिया जाएगा, लायबिलिटी सिर्फ एलएलपी से मीट आउट की जाएगी। पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी रहेगी? पार्टनर कभी भी पर्सनल लायबल नहीं होगा उन सारे कामों के लिए जो एलएलपी जिनके लिए जिम्मेदार है। भाई कॉन्ट्रैक्ट किया एलएलपी ने, कोई लॉस हो गया तो पार्टनर जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट हो गया है, देखिए द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन 3 क्या था कि एलएलपी का कोई ऑब्लिगेशन है, और 1 क्या था कि पार्टनर ने कोई कार्य कर लिया है पर्सनली बियॉन्ड पावर, shall not affect the personal liability of a partner for his own wrongful act or omission, but a partner shall not be personal liable for wrongful act or omission of any other partner of the LLP। यानी अगर हमने आउटसाइडर के साथ कोई गड़बड़ करी है तो हम लायबल होंगे। कब? सबसेक्शन 1 में। कोई भी अगर हमने रॉन्गफुल काम किया मैंने बियॉन्ड पावर, तो मैं लायबल हूंगा। सबसेक्शन 3 में एलएलपी ने कोई एग्रीमेंट किया और उसमें कोई रॉन्गफुल काम किया तो एलएलपी लायबल होगी, बट कोई भी लायबिलिटी अदर पार्टनर्स के लिए नहीं होगी। ये प्रोविजंस केवल हम लायबिलिटी की जो बात कर रहे हैं केवल और केवल किसके लिए कर रहे हैं? आउटसाइडर्स के लिए। केवल और केवल किनके लिए कर रहे हैं? आउटसाइडर्स के लिए। तो अदर पार्टनर्स के लिए कोई लायबिलिटी नहीं होगी। एंड देन है होल्डिंग आउट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है, होल्डिंग आउट बताइए। होल्डिंग आउट का मतलब है झूठ को दिखाना। देखिए मान लीजिए मैं बोलता हूं, या आप ऐसे समझिए एक सेमिनार हो रहा है, वहां आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक एलएलपी आई है, वो एलएलपी आप लोगों को एड्रेस कर रही है, उसी में मैं भी एक कुर्सी पे बैठा हुआ हूं आगे फ्रंट रो में, और एलएलपी ये कहती है कि गौरव गुप्ता इज अ पार्टनर इन अवर एलएलपी, आप सबके सामने, मेरे सामने, और मैं आपको ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे अभिनंदन लेता हूं आपका। मैंने कहा हाँ ऐसे ऐसे करता हूं, आप लोग तालियां बजाते हैं और मैं ऐसे ऐसे करता हूं। इसका मतलब क्या है? मैंने माना कि मैं पार्टनर हूं या नहीं? प्लीज आप समझिए, एक एलएलपी डाइस पे खड़े होके ये बोलती है कि गौरव गुप्ता इज अवर पार्टनर, आप सारे लोग तालियां बजाते हैं और मैं ऐसे हाथ जोड़ता हूं आपके सामने और आपको हेलो हाय करता हूं, और जो है खड़े होके हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, मतलब मेरा इशारा, मेरा बिहेवियर ऐसा है कि मैं इस बात पे कंसेंट दे रहा हूं। तो आप लोग क्या मानेंगे कि मैं पार्टनर हूं या नहीं हूं? और इस बेसिस पर आप कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं एलएलपी के साथ, ये मानते हो कि गौरव सर पार्टनर है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताइए मैं उस एक्ट के लिए जिम्मेदार होऊंगा या नहीं होऊंगा? अब मैं एक्चुअली में पार्टनर नहीं होऊंगा। ये बात है होल्डिंग आउट, यानी झूठ को दिखाना। एनी पर्सन यानी गौरव गुप्ता, हु बाई वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाई कंडक्ट, जो वर्ड से या अपने किसी कंडक्ट से अपने आप को नोइंगली परमिट करता है कि वो पार्टनर है किसी एलएलपी का, इज लायबल, वो लायबल होगा, यानी मैं लायबल हो जाऊंगा टू एनी पर्सन, आप लोगों के लिए, हु हैज ऑन फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, जो मेरे इस रिप्रेजेंटेशन के फेथ पर
एलएलपी को कोई क्रेडिट दे देते हैं, ठीक है। वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर, चाहे मुझे अब पता हो या ना हो कि डज और डज नॉट नो, चाहे मुझे पता हो या ना पता हो कि आपने कोई क्रेडिट दे दिया एलएलपी को, बट मैं लायबल हूंगा। हाउएवर, पैसा किसने लिया है? एलएलपी ने, तो एलएलपी विल ऑल्सो बी लायबल। एलएलपी विल ऑल्सो बी लायबल टू रिफंड दिस अमाउंट। अगर एलएलपी नहीं कर पाई तो मैं करूंगा। दिस इज कॉल्ड होल्डिंग आउट। किसी की डेथ हो जाती है तो वो अपनी डेथ के बाद के किसी भी कार्य के लिए लायबल नहीं होगा। ये है पॉइंट नंबर 2। फ्रॉड में लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। विसल ब्लोइंग मैंने आपको बता दिया, इतना आप पढ़ेंगे। आज मैं एक फास्ट ट्रैक लेक्चर दे रहा हूं जिसके अंदर पूरा एलएलपी मैंने बता दिया है, वो आप आज ही कंप्लीट करेंगे सारे बच्चे, और कल फिर हम जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो लेंगे, कल एलएलपी खत्म करेंगे। आज आपको हर एक बच्चे को कैसे भी समय निकाल के वो एलएलपी वाला पूरा करना है।